सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक है जी वात पित्त कफ के क्षय और वृद्धि को लेकर के जी। तो ये अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया था और हमने कहा दिया था कि वात पित्त कफ यानी कि दोष का जो है टॉपिक ख़त्म हो गया। अभी 2 टॉपिक और बच गया है जी, जो आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें लगा तो हमने आज जो है वात दोष की वृद्धि और वात दोष के क्षय, इसी प्रकार से पित्त दोष की वृद्धि के लक्षण और पित्त क्षय के लक्षण, इसी प्रकार से कफ वृद्धि के लक्षण और कफ क्षय के लक्षण, इस प्रकार से कितने हो गए? 6 टॉपिक हैं जी आज। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और है, वो कल रहेगा वात पित्त कफ को लेकर के, त्रिदोष को लेकर के। लेकिन आज अपना जो है इस प्रकार से वात पित्त कफ के वृद्धि और क्षय ये पढ़ने वाले हैं जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बीमारी वात वृद्धि से हो रहा है, कौन सी बीमारी जो है वात क्षय से हो रहा है। इसी प्रकार से पित्त वृद्धि पित्त क्षय, कफ वृद्धि कफ क्षय, तो दोनों चीज़ें हैं जी। वात वृद्धि में भी समस्या है, यानी कि बढ़ने में वात बढ़ गई तो समस्या है, वात घट गई तो भी समस्या है। तो वात वृद्धि में क्या समस्या होगी, क्या लक्षण होगा, और वात क्षय में क्या वृद्धि होगी, मतलब क्या समस्या होगी, और कैसी कैसी जो है बीमारियां आएगी, तो क्या लक्षण रहेगा, ये सब जो है आज क्या है इसके बारे में भागवत ऋषि और सुश्रुत ऋषि ने विशेष करके दोष धातु मल वृद्धि क्षय अध्याय लिखा है जी। तो इम्पोर्टेंट है, तभी ना पूरा एक अध्याय लिखा है, तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक यहाँ से पढ़िए, वात वृद्धि के लक्षण, और इसका हिंदी अर्थ पढ़िए। मंगल जी। जी, वात वृद्धि के लक्षण। विविध कारणों से बढ़ा हुआ वात दोष, कृशता, नख नेत्र आदि में कालापन, उष्ण आहार विहार की इच्छा का होना, कंपकपी का होना, अनाह, पुरीस की स्वाभाविक गति में रुकावट, बलनाश, निद्रानाश, इंद्रियों की शक्ति का क्षय या ह्रास, प्रलाप, अंट शंट बकना, चक्करों का आना तथा दीनता इन लक्षणों को उत्पन्न करता है। हाँ जी, दीनता। देखिए क्या बताया गया है, वात वृद्धि के हम लक्षण अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसके क्षय के लक्षण पढ़ेंगे। तो वात वृद्धि के लक्षण में सुश्रुत ऋषि क्या कहते हैं ये मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये जो रेफरेंस है आप देख रहे हैं, सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान के अध्याय 15 सूत्र संख्या 18। तो वात वृद्धि के लक्षण में ऐसा बताया गया है कि जब वात बढ़ जाता है, यानी कि वात के जब गुण बढ़ जाते हैं जी। वात का क्या क्या गुण है, बहुत सारे क्लासों में डिस्कस किया है कि रुक्ष है, खर है, चल है, शीत है। तो क्या है, वात वृद्धि के जो लक्षण हैं, इसमें पहला लक्षण बोले हैं कि बोलने में कर्कशता है ना, यानी कि कर्कश आवाज़ निकलेगी, स्पष्ट आवाज़ नहीं निकलेगा। कर्कशता मतलब कि कर्कशता ऐसा है कि आवाज़ में, जैसे कौआ की बताया गया है कि एक कर्कश होता है ना, मोर की क्या है कि कोयल की मधुर आवाज़ होती है। तो बोलने में जो कर्कशता है किसी के शरीर में, तो ये वात वृद्धि का लक्षण है। फिर दूसरा है शरीर की कृशता, यानी कि किसी का जो है शरीर दुबला पतला है, तो ये क्या आ गया जी, वात के लघु गुण। आप समझ रहे हैं ना, वात के लघु गुण है ना, इसका जो है उम्र और हाइट के अनुसार उसका वजन ना होना, तो क्या है कि कृशता हो गया। ये शरीर की कृशता, ये वात वृद्धि का लक्षण है, क्षय का लक्षण नहीं है। जब वात का क्षय होगा ना, तब क्या है कि वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वात वृद्धि के लक्षण क्या है, तो शरीर की कृशता और कालापन है ना। बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट पहले ठीक ठाक थे, उनका बाद में चेहरे की रंग, खास करके आप देखेंगे जीभ का रंग जी,
हम कुछ दिनों से मतलब कुछ महीनों से जीभ का रंग मैं विशेष रूप से फोकस करता हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट का जीभ काला है। तो मैं पूछता हूँ कि बताइए जी क्या है, और देखता हूँ तो इनकी जो प्रकृति बात की है, रोग देखता हूँ तो बात की है, दुबले पतले होते जा रहे हैं, खून की कमी होता जा रहा है, तो जीभ काला या शरीर का वर्ण भी काला हो जाएगा। पहले तो ठीक ठाक रहता है, फिर काला हो जाएगा। तो ऐसे पहले ठीक ठाक वर्ण था, रंग था, बाद में काला हो गया, तो समझिए बात वृद्धि का लक्षण, बात बढ़ा है उसके शरीर में। तथा अंगों में फड़कन, यानी कि कोई एक ऐसा अंग जो फड़क रही है ना, आपने देखा होगा कभी, है ना, आपने महसूस भी किया, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, खास करके जो जिनके शरीर थोड़े बात प्रकृति में आता है, तो अंगों का फड़कन, आपका कोई भी एक अंग, ये हाथ हो गया या पैर ही हो गया, कुछ भी एक अंग जो है आपका फड़कने लगेगा अचानक से। तो हमने ये महसूस किया है और सभी ने महसूस किया होगा ऐसा कि अंगों का फड़कना अचानक से, है ना, तेज से, जैसे दिल कैसे अपना हृदय धड़कता है, इस प्रकार से ये आपका हाथ, है ना, आपका यहाँ पे कहीं भी मतलब कि कोई भी एक अंग में फड़कन होगी, है ना, फड़कता है। फिर इस प्रकार से उष्ण आहार विहार की इच्छा करना, बात बढ़ेगा तो आपको गर्म चीज़ खाने का मन करेगा, बहुत बार आ गया है। निंद्रानाश, जब बात वृद्धि होगा तो निंद्रानाश, तो देखे होंगे बहुत सारे पेशेंट को, या फिर आप ऐसे बुजुर्गों को देखते होंगे जो बोलते होंगे कि हमको नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उम्र है जी उनकी, क्या है, बात बढ़ जाता है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में बात बढ़ जाता है। जब बात बढ़ जाता है तो निंद्रा का नाश हो जाता है, यानी कि कम सोते हैं, ऐसे ही बात है। और कईयों की क्या है कि कम सोते हैं, और कहीं को क्या है कि बहुत ज़्यादा निंद्रा नाश हो जाता है, तो फिर समस्या भी है। और वैसे तो नींद कम ही आता है, तो ऐसा नहीं है कि नींद कम आता है तो कोई ऐसा शिकायत करे कि नींद नहीं आती है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या समस्या होने के कारण भी निंद्रा नाश होता है। और बल तो कम होगा ही, ठीक है, तो इस प्रकार से बल वगैरह जो है कम होगा, और बहुत सारी समस्या ऐसा आता है, वो भी हम क्लियर देखने वाले हैं। अभी दूसरा रेफरेंस यही बताया गया है, ये अष्टांग हृदयम का है कि विभिन्न कारणों से, चाहे जो भी कारण हो, बहुत सारे कारण मैंने बता ही दिया है, 12-15 कारण बताया है ना, बात के विकृत होने के, बात के प्रकोप होने के कारण। तो विविध कारणों से बढ़ा हुआ बात दोष, कृशता, है ना, यानी कि आपको दुबला पतला, आँख, देखिए यहाँ पे आया आँखों, नेत्रों और नख, नेत्र, है ना, इसमें नाखून भी काला ऐसा आएंगे, है ना, ये सब काला होंगे, और कपकपी होगा इस प्रकार से, और क्या है कि मलों में रुकावट होगा, बल नाश होगा, और अंट संट बकना, चक्कर आना, और सबसे बड़ी बात इसमें दीनता का रहेगा। दीनता समझते हैं कोई भी साथी? दीनता मतलब होता है, लगता है ना, जिसे बेचारा कहते हैं ना, बेचारा, मतलब हेल्पलेस, है ना, इसको आप 18 नंबर में आप देख सकते हैं। दीनता का मतलब लुकिंग हेल्पलेस, ऐसा कोई लगता है। आपने देखा बहुत सारे लोगों के जिस पे दया आती होगी जी, दीनता मतलब क्या है कि लुकिंग हेल्पलेस, की आपको लगता होगा कि बेचारे का कोई नहीं है। तो ये ऐसा जो है बात वृद्धि का लक्षण इसलिए लग रहा है ऐसा, आप में नहीं बल्कि अगले बंदे में क्या है, जिसको आप देख रहे हैं, उसको जो है बात वृद्धि हो गया है, तो लुकिंग हेल्पलेस दिख रहा है, यानी कि उसके सहायता करने वाला कोई नहीं है, बेसहारा है, दीन है, दुखा, है ना, कहते हैं दीन दुखारी, इस प्रकार से। तो ये है जी। और हमने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों लैंग्वेज में अपना ये नोट्स है, तो आप देख सकते हैं। अष्टांग हृदयम का सूत्र है जी, चरक संहिता का संस्कृत सूत्र है, इसका हिंदी मतलब है, और इसका जो है इंग्लिश में भी जो है इसका मतलब लिखा गया है। तो जो भी साथी मतलब क्या है कि समझना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब में है जी इसमें, ठीक है। तो एक ही बात है, यहाँ पे मैंने केवल क्या है कि टॉपिक में अपना शामिल कर लिया है, मतलब तो यही सा है जो मैंने आपको अभी बताया। मैंने बात वृद्धि के लक्षण में जो दुबलापन होगा, त्वचा का कृष्ण होना यानी कि काला होना, है ना, इस प्रकार से सारे लक्षण। इसमें एक और भी केस है 8 नंबर में, आप देखिए, है ना, 8 नंबर में, ये ऊपर नहीं लिखा था लेकिन ये आता है कि केस शरीर में कंप, ट्रिमर, है ना, ट्रिमर से जिनको पड़ता है, यानी कि कपकपी जी, है ना, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपको मिल जाएंगे जिनके हाथ पैर काँप रही होगी जी अचानक से, मतलब क्या इस प्रकार से ज़ोर ज़ोर से, मतलब या किसी का सिर ही इस प्रकार से काँपते रहेगा। कंपवात भी आप देख सकते हैं, पर कंपवात आगे का स्टेज है, ट्रिमर, है ना, तो शरीर में जो है कंप इस प्रकार से बनेगा, है ना।
और भी आप इसमें से जितने भी है, कितने हैं, 21 हैं जी। प्रलाप भी है, शोक है, भय है, दीनता है, मोह है, तो ये सब जी है ना। इसमें कुछ अधिमान, अटोप जो पेट से जुड़ी हुई समस्या है, एब्डोमिनल है ना, डिस्टर्बेंस, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो ये बात वृद्धि का क्या है जी, लक्षण है। अब हम इसके विपरीत जानते हैं, बात जब वृद्धि हो जाता है तो ये लक्षण है। अब जानते हैं जब बात का क्षय हो जाता है ना, बात दोष का जब क्षय हो जाता है, यानी कि ये बात ही कम जाता है, शरीर में वायु कम हो जाता है, तो क्या होता है शरीर में, ये हम जानने वाले हैं जी। ठीक है, तो बात क्षय के लक्षण, सुश्रुत स्थान पढ़िए। वात दोष के 6 लक्षण। वात दोष के क्षीण होने पर अर्थात उसके सम अवस्था से क्षीण होने पर शरीर अवयवों में थोड़ी शिथिलता, बोलने तथा शारीरिक चेष्टाओं में कमी, संज्ञा मोह, ठीक न समझ पाना तथा कफ दोष के बढ़ने से होने वाले रोगों की उत्पत्ति का होना, ये लक्षण होते हैं। हाँ जी, तो बात दोष के क्षीण होने पे क्या लक्षण होंगे, तो सबसे पहला लक्षण बताया है जी कि शरीर के चेष्टाओं का मंद होना, यानी कि चेष्टा ही ना होना, बोलने की शक्ति कम हो जाना, और मन भी अप्रसन्न रहेगा, यानी कि प्रसन्नता का अभाव रहेगा, और संज्ञा का नाश हो जाएगा, यानी कि जो आपको महसूस होता है संज्ञा का अल्प होना, ये इसका मतलब सुश्रुत ने मुख्य जो है लक्षण बताए हैं। तो बात वृद्धि का लक्षण देख लिया, अब बात क्षय का ये लक्षण है जी, इसका विपरीत होगा ना। तो बात क्षय में क्या होगा, जब वायु ही नहीं रहेगा, वायु मैंने क्या बताया, बात के कारण ही आप बोल पा रहे हैं, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो बात का आप मैंने टॉपिक लाया था, है ना, देखिएगा। तो बात दोष के कर्म आप पढ़िए, तो यहाँ पे क्या था, चेष्टा, जो भी हम चेष्टा करते हैं, यहाँ के मल मूत्र निष्कर्मण भी करते हैं, यहाँ तक कि हम बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो ये सब वायु है जी, वायु की प्रेरणा से। तो जब बात दोष का क्षय हो जाएगा तो शरीर की चेष्टाओं मंद पड़ जाएगी, यानी कि चेष्टा जिसको हम कहते हैं ना, चेष्टा कम करेंगे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा जो है फुर्तीला नहीं रह पाएंगे, है ना। तो जो फुर्तीला होते हैं, यानी कि जिसके शरीर में बात बढ़ा रहता है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा चेष्टा करते हैं जी। जैसे कोई छोटा बच्चा देखिए, है ना, तो छोटा बच्चा वैसे तो स्वभाव के कारण जो है चेष्टा करता है ज़्यादा, लेकिन आप ऐसा व्यक्ति देखिए जो नौजवान है, लेकिन उसके शरीर में जो है बात दोष का कोई भी गुण बढ़ा है, बात का चल गुण बढ़ा है इसको कहेंगे, तो देखेंगे वो बहुत ज़्यादा चेष्टा करेंगे, बहुत ज़्यादा चेष्टा करेंगे। मतलब चेष्टा क्या है कि इस प्रकार से ट्राई करेंगे, बहुत सारे काम ट्राई करेंगे, कभी ये काम कभी वो काम, है ना, कभी यहाँ जाएंगे कभी वहाँ जाएंगे, अलग अलग जो है फील्ड में अपना जो है क्या है कि अपना चेष्टा करेंगे कि हम कहीं सेट हो जाएं। लेकिन क्या है कि कहीं भी उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो चेष्टा करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, और टिकते नहीं है जी, टिकते नहीं है समय, मतलब लंबे समय तक। इस कारण से जो है क्या है कि इनको सफलता भी नहीं मिल पाती है, इस कारण से बेचारे लुकिंग हेल्पलेस दिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है आता है बात दोष के क्षय, वृद्धि और क्षय के कारण। तो शरीर के चेष्टाओं का मंद हो जाना, बोलने के शक्ति में कमी आना, और मन अप्रसन्न रहना, संज्ञा का नाश होना, तो इस प्रकार से सुश्रुत। अब बात दोष के क्षय में भागवत ने बोला है कि बात दोष के क्षीण होने पे, अर्थात जब अब जो बैलेंस है ना, सम अवस्था से क्षीण होने पर शरीर अवयवों में थोड़ी शिथिलता आती है, यानी कि वही आपका जो है चेष्टाओं में कमी आएगा, बोलने और शारीरिक क्रियाओं में कमी आ जाएगी, और ठीक ना समझ पाना, यानी कि जो आपको समझा रहा है तो आप ठीक ढंग से समझ भी नहीं पाते हैं, और कफ दोष के बढ़ने से होने वाले रोग की उत्पत्ति होगी। जिससे देखिए बात दोष का क्षय हो रहा है, तो किसकी बढ़ रही है, कौन सी बढ़ रही है, यहाँ पे कफ बढ़ रहा है, यानी कि बात बढ़ रहा है ना, तो कफ घट रहा है। अब बात घट रहा है तो कफ बढ़ रहा है, मतलब कुछ घटेगा, जैसे बात यहाँ पे घट रहा है तो कुछ बढ़ रहा होगा ना। तो बात यहाँ पे बात दोष का क्या है जी, क्षय है, बात दोष घट रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है, तो कफ से होने वाले रोगों की उत्पत्ति होगा, ये लक्षण होंगे। तो क्या क्या लक्षण होंगे जी, पहला लक्षण मैंने बता दिया था कि चेष्टा का मंद हो जाना, बोलने की प्रवृत्ति में कमी आना, हर्ष का अभाव, है ना, है मतलब इसी प्रकार से संज्ञा का भी अभाव होगा, तो अरुचि, इस प्रकार से बहुत सारे
केस, ये 10 केस हैं। इसमें 10 नंबर में आपको जो लिखा गया विषम अग्नि, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, है ना। आगे भी बताएंगे दिनचर्या नामक अध्याय में। विषम अग्नि क्या है जी, थोड़ी सी बताता हूँ मैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। विषम अग्नि मतलब होता है जी जब आपकी भूख समय पे ना लगे, इसको विषम अग्नि कहते हैं। जब आपकी भूख क्या है कि मात्रा के अनुसार, मतलब आप खाते हैं, है ना, तो ऐसा होता है कि कभी कम खाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं, तो कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा आपके साथ ऐसा बना रहता है, अब पाचन से जुड़ी हुई समस्या रहता है, तो समझिए विषम अग्नि। विषम अग्नि मतलब ऐसा होता है कि कभी तो भूख रोगी को 7 बजे लग जाता है, कभी व्यक्ति को 8 बजे लग जाता है, कभी 10 बजे, कभी 2 बजे, और कभी शाम में भूख लगता है, यानी कि दिन भर भूख ही नहीं लगता है ना। तो इस प्रकार से विषम हो गया जी। विषम मतलब होता ही है कि जो एक जैसा ना हो, है ना। सम मतलब होता है जो एक जैसा हो, कि प्रतिदिन हमें 10 बजे भूख लग रही है ना, सुबह सुबह, प्रतिदिन हमें शाम को 4 बजे भूख लग रहा है, तो ये सम हो गया। पर बात के केस में बात दोष का जब क्षय हो जाता है, देखते होंगे, है ना, बात दोष का क्षय हो जाता है या वृद्धि भी हो जाता है, दोनों केस में होगा, ऐसी बात नहीं, खास करके वृद्धि में दिखना चाहिए था हमें ये। तो बात दोष की वृद्धि जब हो जाएगी तो विषम हो जाएगी जी, है ना। और बात दोष का क्षय होगा तो वैसे तो विषम अग्नि तो रहेगा ही, मतलब अग्नि मंद हो जाता है। तो चलिए ठीक है, अभी हम अगला पढ़ते हैं पित्त वृद्धि के लक्षण, और फिर पढ़ेंगे पित्त क्षय के लक्षण। तो यहाँ से पढ़िए, अभी ये जो है पित्त, ये दूसरा लाइन पढ़िएगा जी, है ना। ये जो है दूसरा लाइन में देखिए, पित्त वृद्धि में ऐसा है, दूसरा लाइन में है, ये पढ़िए। पित्त वृद्धि के लक्षण। अनेक कारणों से बढ़ा हुआ पित्त दोष मल मूत्र नेत्र तथा त्वचा में पीलापन, भूख प्यास की अधिकता, जलन का होना, नींद का कम आना, इन लक्षणों को पैदा कर देता है। हाँ, ठीक है। देखिए आपने अष्टांग हृदय का पढ़ा है, ठीक है। तो पित्त की वृद्धि में त्वचा का पीलापन, पहले भी मैंने बताया था ना, त्वचा का पीलापन आएगा, और त्वचा का पीलापन, और देह में संताप जी, देह में संताप यानी कि ज्वर मतलब संताप यानी कि शरीर का तापमान बढ़ जाना। देखिए 2 नंबर में यहाँ पे है ना, शरीर का ताप बढ़ जाना। तो हम जब ज्वर देखते हैं जी, बुखार देखते हैं, तो क्या होता है जी, पित्त ही बढ़ता है ना। पित्त दोष, बुखार जो है मुख्यतः पित्त दोष ही है ना। वैसे बात पित्त कफ के अनुसार बहुत सारे ज्वर का पढ़ेंगे पूरा अध्याय, तो देखेंगे ज्वर के बारे में, लेकिन मुख्यतः क्या है, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, बहुत ही शॉर्ट, 1 मिनट में समझाने का प्रयास किया था। ये जो ऐसा बताया था मैंने कि जब आपकी, सबसे पहले क्या होता है, जब कोई ऐसा तेलीय चीज़ खा लेते हैं जी, है ना, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खा लेते हैं, या फिर आपकी कहीं जो है आवागमन होती है, तो आपकी जो है अग्नि खराब हो जाती है। तो सबसे पहले अग्नि मंद होगा, अग्नि मंद होगा तो क्या है कि अग्नि मंद होने से आपकी जो है आम की उत्पत्ति होगा, है ना। फिर आम की उत्पत्ति होता है, फिर क्या होगा कि वो आम जो है आपके जो है पूरे शरीर में फैल जाएगा, और इसके बाद जो है अवरोध पैदा करेगा, जैसे स्रोतस में अवरोध पैदा करेगा, यानी कि जो चैनल है वो ब्लॉकेज वहाँ पे आएगी। जैसे जो श्वेत व स्रोतस है, पसीना नहीं आएगा, मल व स्रोतस है यानी मल भी नहीं निकलेगा, मूत्र व स्रोतस है मूत्र भी नहीं निकलेगा, तो मल मूत्र पसीना तीनों चैनल में अवरोध हो जाता है, अवरोधात्मक संप्राप्ति है। और क्या है कि जो अग्नि है अपने स्थान पे, है ना, वहाँ से उसको हटा देता है, पूरे शरीर में फैला देता है ना। तो मैंने अग्नि के कंसेप्ट बताया था कि अग्नि और पित्त, है ना, तो क्या है कि अग्नि को उसके स्थान से हटा देता है ना। कौन हटा देता है, तो ये आम हटा देता है, यानी कि जब स्रोतो अवरोध होगा ना, यानी कि जब आपकी अग्निमंद होगा तो स्रोतो अवरोध होगा, स्रोतो अवरोध होगा तो अग्निमंद होगा तो आम की उत्पत्ति होगी, आम की उत्पत्ति होगा, आम क्या है तो पृथ्वी और जल महाभूत है जी, ठीक है। तो सबसे पहले अग्निमंद होगा, अग्निमंद होने के बाद स्रोतो अवरोध, आम की उत्पत्ति होगा। आम क्या है, टॉक्सिन है, पृथ्वी और आप महाभूत है। जब ये उत्पत्ति हो जाएगी तो स्रोतो अवरोध होगा, ब्लॉकेज होगा कि नहीं होगा। जब ब्लॉकेज होगा तो क्या है कि आपकी जो है क्या है कि जो अग्नि है विस्थापित होगा, और क्या है कि पूरे शरीर में आम विष फैल जाता है, या फिर कहिए कि फैल तो जाता है, और विशेष रूप से जो अग्नि है उसको जो है विस्थापित कर देता है,
जो अग्नि का स्थान कहाँ बताए थे जी, ग्रहणी, ठीक है, वहाँ से उसको हटा देता है और पूरे शरीर में विस्थापित हो जाता है अग्नि, है ना। इस कारण से हमें ज्वर की उत्पत्ति, हमें लगता है कि हमें जो है शरीर तापमान बढ़ गया। जो अग्नि है, अब हम क्या करेंगे, अग्नि को जो है जो पूरे शरीर में फैल गया है उसको उसके अपने स्थान पे ला देंगे, है ना। उसका स्थान जहाँ पे है ग्रहणी, वहाँ पे ला देंगे। तब क्या है कि खाने पीने लग जाएगा रोगी, है ना, यानी कि भूख बढ़ जाएगा। अग्नि चूँकि अपने स्थान पे आ गया, तब क्या होगा, भूख लगने लगेगा, तो हम कहेंगे ज्वर की शांति होगी। तो ऐसा है कि जो शरीर का ताप बढ़ना, ये पित्त वृद्धि का लक्षण है, ठीक है, पित्त वृद्धि का लक्षण है। तो अनेक कारणों से पित्त ये होता है समस्या। इसी प्रकार से क्या होगा, तो निंद्रा का कम आना, मैंने बताया था, जब तेज महाभूत बढ़ जाता है शरीर में, पित्त बढ़ना मतलब क्या, तेज महाभूत बढ़ना। जब तेज महाभूत बढ़ जाता है, अग्नि महाभूत बढ़ जाता है, तो नींद कम आता है और कभी कभी मूर्छा भी आ जाता है, बल की हानि हो जाएगा। इस प्रकार से मूत्र और नेत्रों का पीलापन, इस प्रकार से समझिएगा, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। और जलन होना, भूख प्यास लगना, जब इसे देखिएंगे ज्वर लगेगा किसी को तो देखते हैं कि बहुत प्यास लगता है, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, इसका मतलब पित्त बढ़ गया जी। तो पित्त दोष के शमन के लिए आप परिपाठा दे सकते हैं, है ना, कुछ नहीं है तो लाल चंदन आप दे सकते हैं, खस दे सकते हैं, ठीक है, सुगंध वाला दे सकते हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं तिक्त रस की, आप देंगे तो इसके प्यास भी शांत होगी और पित्त भी शांत होगा, है ना, और ज्वर भी शांत होगा। तो ये अच्छा है ना। तो अनेक कारणों से बढ़ा हुआ पित्त जो है मलमूत्र, नेत्र, त्वचा में पीलापन, है ना, इस प्रकार से आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इंग्लिश में भी बहुत सारा इसमें लिखा गया है, जैसे दाह, बर्निंग होगा, है ना। और आपको लगेगा कि जैसे कोई हमें शीत अभिलाषा होना, यानी कि ठंडी चीज़ों की अभिलाषा होगी, क्रोध भी होगा, तृष्णा भी होगा, सबसे बड़ा बेचैनी होगा, है ना, बेचैनी सी हो बनी रहती है शरीर में, जैसे ज्वर में, है ना, क्या होता है, बेचैनी सी लगती है, ठीक है। तो ये था पित्त दोष की वृद्धि। अब जानते हैं पित्त दोष की, यानी पित्त क्षय के लक्षण। जब ये क्षय हो जाता है तो क्या होता है, पढ़िए। ये पढ़िए। इसके अनंतर नहीं, ये पित्त दोष के क्षय लक्षण जी। पित्त दोष के क्षय लक्षण। पित्त दोष के क्षीण होने पर जठर अग्नि की मंदता, शीतता का अनुभव होना अथवा शरीर का शीत स्पर्श युक्त हो जाना तथा प्रभा कांति की कमी होना, ये लक्षण होते हैं। तो पित्त दोष के क्षय का लक्षण है ये। क्या होता है, पहले तो जठर अग्नि मंद होगा जी। कहते हैं ना, किसी के जठर अग्नि यानी कि पाचन शक्ति कम है, यानी कि जिनको भूख ही नहीं लग रहा है, इसको हम क्या कहते हैं जी, पित्त दोष, यानी कि तेज महाभूत कम है। और तेज महाभूत ही पाचन का काम करता है। तो तेज महाभूत कम है तो सबसे पहला जो है केस होगा कि जठर अग्नि की मंदता। फिर दूसरी चीज होगा शीतता का अनुभव होना। जब पित्त दोष नहीं है, पित्त दोष का क्षय हो गया, यानी कि तेज महाभूत का क्षय हो गया। जब तेज महाभूत नहीं, अग्नि नहीं है, तो क्या होगा, शीतता का अनुभव। जैसे आप देख रहे हैं कि जब मई जून के महीना था तो सूर्य भगवान हमारे पास थे, यानी कि साक्षात तेज महाभूत हमारे जब पास थे तो हमें गर्मी लग रही थी। अब सूर्य भगवान दूर जा रहे हैं तो अब क्या होगा, शीतता का अनुभव हो रहा है। तो इस प्रकार से शरीर की शीत स्पर्श युक्त हो जाना और कांति का भी, चमक की भी कमी हो जाएगी शरीर में। शरीर में तेज महाभूत नहीं है तो क्या होगा, तेज महाभूत नहीं होने से पहले तो अग्निमंद होगा और चेहरे की चमक या पहले चमड़ी की चमक, स्किन की जो त्वचा की चमक है वो कम हो जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या है, पित्त दोष के क्षीण होने पे शरीर की गर्मी और पाचक अग्नि मंद हो जाती है और शरीर जो है प्रभाहीन हो जाता है, ऐसा सुश्रुत ऋषि ने लिखा है। तो आप क्या देखेंगे, शरीर का तापमान कम हो जाना। अब देखिए जी, किसी का हाथ पैर क्या होता, ठंडी पड़ जाती है जी, है ना। तो ऐसा हमारे पास एक पेशेंट आया था, मेल पेशेंट था, और इसी वर्ष मतलब पिछले साल आया था। तो इसको हमने खूब ज़्यादा अभ्यंग और स्वेदन किया जी, 5 दिन किया। तो मतलब हाथ पैर जो सुन सा रहता था वैसे हाथ पैर ठंड पड़ जाता था। तो इसको मैंने अभ्यंग और स्वेदन किया, मालिश किया और सकाई किया, अपने जो पंचकर्मा का जो प्रोसेस कह सकते हैं। तो अभ्यंग स्वेदन नाड़ी स्वेद में करता था, बहुत ज़्यादा अच्छा से किया मैंने, मन लगा के किया, बहुत ही इसको लाभ मिला, है ना। चूँकि क्या है कि वैसे बैठे बैठे भी ये समस्या हो जाती है ना कि हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, तो उसके पैर ठंड पड़ जाती थी जी, गर्मी में भी ठंड। तो पूरे अब तो ठीक है। तो क्या है, शरीर का जो है ताप कम हो जाना, यानी कि शरीर ठंड पड़ जाना, ऐसा भी समझ सकते हैं। अग्नि दुर्बल हो जाना, प्रभा का क्षय हो जाना, इस प्रकार से आकड़न जकड़न होना, है ना,
इस प्रकार से जो है हैवीनेस मालूम पड़ना, इस प्रकार से। जब अग्नि ही मंद पड़ गई तो यानी कि अग्नि मंद पड़ जाना मतलब कफ बढ़ा होगा, इसी प्रकार से, है ना। और इसका जो है नख और आँख सफ़ेद होना, तो इस प्रकार से और भी आपको डिटेल से मतलब क्या है कि एक एक करके आप इसको समझ सकते हैं। जो चीज़ें नहीं समझ में आए तो पूछें ज़रूर, है ना। अब अगला है कफ वृद्धि के लक्षण। तो कफ वृद्धि में क्या होगा? अभिपाक क्या है गुरुजी? क्या जी? अभिपाक, अभिपाक मतलब क्या है कि पाचन क्रिया जो है, जैसे अग्नि मंद हो गई ना, अग्नि मंद हो गई, यही ना हम देख रहे हैं कि पित्त का क्षय हो गया, यानी कि तेज महाभूत घट गया, तो क्या हो गया? अभिपाक हो गया, यानी कि इनडाइजेशन, यही ना लिखा है, क्या लिखा हुआ है? इनडाइजेशन, हाँ ठीक है। तो इसी प्रकार से अरोचक भी होगा, रुचि नहीं होगी, क्योंकि अग्नि ही मंद है, तो होना स्वाभाविक है। अब पढ़िए जी कफ वृद्धि के लक्षण। कफ वृद्धि के लक्षण। अनेक कारणों से बढ़ा हुआ कफ दोष मंद अग्नि, लाल स्राव, आलस, गुरुता, पुरीस आदि में सफेदी, शीतता, जाड़ा लगना या शीत स्पर्श का अनुभव होना, अंगों में शिथिलता, ढीलापन, श्वास, कास तथा निद्रा की अधिकता होना इन लक्षणों को उत्पन्न कर देता है। क्या क्या लक्षण कहा गया है जी? जब क्या है कफ दोष की वृद्धि होती है। कफ दोष की वृद्धि मतलब क्या? जब कफ के गुणों की वृद्धि होती है। कफ का जो जो भी गुण मैंने बताया है कि ये गुरु है, ये जो है शीत है, ये जो है शीत है, गुरु है, मंद है, अस्थिर है, इस प्रकार से जो लक्षण है कफ दोष के गुण कहिए, उसकी जब वृद्धि हो जाती है, गुणों की वृद्धि हो जाती है, कफ जब बढ़ जाता है, तो आपका मुख्य रूप से पहला जो समस्या होने वाला है ये है समस्त शरीर और नख और नेत्र, नाखून भी, है ना, नेत्र पलकों में सफ़ेदी दिखना, ये तो स्पष्ट दिखता है। और शीतल शरीर रहना, यानी कि शरीर ठंड पड़ जाना, ऐसा भी कह सकते हैं। जब कफ वृद्धि हो गया यानी कि क्या? कफ वृद्धि हो गया यानी कि जल महाभूत बढ़ा है, आप महाभूत बढ़ गया, है ना। और दूसरा पृथ्वी महाभूत बढ़ गया। विशेष रूप से आप महाभूत बढ़ेगा तो उसका शरीर जो है क्या है कि सफ़ेद दिखेगा और शरीर शीतल रहेगा। और जब पृथ्वी महाभूत बढ़ेगा तो शरीर में अस्थिरता बनेगा, भारीपन बढ़ेगा, है ना, मानसिक अवसाद और शारीरिक अवसाद, है ना, थकावट, गलानी, और क्या है कि तंद्रा, निंद्रा, ये सब अधिक आएंगे। आलस रहेगा, नींद भी अधिक आएगा, और संधियों में, अस्थियों में, हड्डियों में शिथिलता आएगी, स्टिफनेस आएगा, है ना। बात के ये कफ के जो है जो गुण है बढ़ने से, यानी कफ के वृद्धि से, तो जब क्या है शीत गुण बढ़ जाएगा या फिर गुरु गुण बढ़ जाने से क्या होते हैं, ये शिथिलता आएंगे और निंद्रा तंद्रा तो रहता ही है। तो जब कफ वृद्धि होता है तो सबसे पहले मंदग्नि भी होगा, मंदग्नि होगा, यानी कि तेज महाभूत की कमी हो गया ना। जब कफ दोष की वृद्धि हुई है, कफ के गुणों की वृद्धि हुई है, कफ के शीत गुण बढ़ गया, कफ का गुरु गुण बढ़ गया, यानी कि आप महाभूत बढ़ा है। तो आप महाभूत बढ़ा है तो क्या घटा है? तो तेज महाभूत घट गया है। तो ऐसा है, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, तो ये बैलेंस होनी चाहिए। और जब ये इनबैलेंस होते हैं, यानी कि किसी की वृद्धि होती है, किसी की क्षय होती है। यही हम देखते हैं कि कोई रोगी आता है जो कहता है कि मंदग्नि हो गया है, तो क्या हुआ है? मंदग्नि हुआ है मतलब तेज महाभूत घट गया है। तो तेज महाभूत घट गया है तो तेज महाभूत बढ़ाने की जरूरत है, अग्नि महाभूत बढ़ाने की जरूरत है। तब हम क्या करते हैं कि अग्नि महाभूत प्रधान हम औषधियाँ देते हैं जी, है ना, चित्रक देते हैं, पिपली देते हैं, है ना, दशमूल देते हैं, अग्निमंथ देते हैं, मतलब जो भी बहुत सारी औषधियाँ हैं, है ना, चंगेरी देते हैं, हींग देते हैं, सौठ देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे, चिंचा देते हैं, है ना, सेंधा लवण देते हैं। लवण भी क्या अग्नि दीपन करता है। तो जितने भी औषधियाँ हैं जो तेज महाभूत प्रधान है और वो पाचक होता है जी। तेज महाभूत जो होता है, तेज महाभूत प्रधान है, तो क्या है कि बढ़ता है तो पाचन क्रिया होता है, तो अग्नि मंदूर होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि जब हमारे शरीर में
कफ दोष की वृद्धि हो जाती है तो जाड़ा लगेगा, है ना, यानी ठंड शीत स्पर्श का अनुभव होगा, अंगों में शिथिलता आएगी और श्वास काश ये सब समस्या बनी रहेगी। तो ये कफ की वृद्धि का लक्षण है। गुरुता आएगी शरीर में, है ना, डिप्रेशन भी कह सकते हैं आती है, ऐसे तो सबको आ सकता है लेकिन यहाँ पे कफ में आया है ये, है ना। गुरुता आएगी शरीर में, अस्थिरता आएगा शरीर में, है ना। तो इस प्रकार से आलस्य वगैरह ये सब श्वास का ये सब आया है ना। तो अब जानते हैं जब कफ के गुणों का क्षय हो जाता है, कफ का जब क्षय हो जाता है तो किसकी वृद्धि होती है जी? वात की वृद्धि होती है, समझ गए। तो वात की वृद्धि में क्या रोग होगा? तो देखिए क्या होता है। पहला रोग देखिए क्या है, क्या लक्षण होंगे। पहला लक्षण है जी आपका रुक्षता, शरीर में रुक्षता आएंगे। तो रुक्षता यानी कि ड्राइनेस आएगा। तो पढ़िए यहाँ से, कफ दोष के 6 लक्षण। कफ दोष के 6 लक्षण। कफ दोष के क्षीण होने पर भ्रम, चक्करों का आना, श्लेष आसमय, सिर तथा उरस आदि में खालीपन का अनुभव होना, हृदय में कंपकपी, पाठभेद, हृदय गद के अनुसार हृदय संबंधी रोग तथा संधियों में ढीलापन ये लक्षण होते हैं। हाँ, हृदय में कंपकपी और ऐसा बताया कि हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं, जिस संधियों में ढीलापन आएंगे। जैसे क्या है, कफ का क्षय होगा तो जो जॉइंट्स होंगे, यानी कि जॉइंट्स में कौन सा कफ है, श्लेष्मक कफ है ना, तो वो जो है कम हो जाएंगे। कफ का क्षय हो जाए ना, यानी कि कफ का क्षय हो गया, यानी कि बात बढ़ गया तो रुक्षता आएगी, यानी कि वहाँ पे क्या है कि जो श्लेष्मक कफ है वो सूख जाएगा तो अस्थियाँ संधियाँ ढीलापन हो जाएंगी। तो ऐसा ही बताया गया है कि जब कफ दोष का क्षय हो जाता है तो संपूर्ण शरीर में रुक्षता। अब देखिए जी, जिनके शरीर रुक्षता है, जो ड्राइनेस रहता है, रफनेस रहता है शरीर में, तो समझिएगा कि कफ घटा है और बात बढ़ा है, ठीक है, ऐसा समझना है। तो शरीर के भीतरी अंगों में दाह हो सकता है, जलन मतलब ऐसा हो सकता है। और आपको कोई भी एक मतलब कि अमाशय के अतिरिक्त अन्य अमाशय में भी और अन्य आशय में भी, जैसे पकवाशय, अग्नाशय, ये सब में जो है शून्यता प्रतीत होना, संधियों में शिथिलता, मुख्य रूप से संधि, आपका स्किन और आपका जॉइंट्स, है ना, बार बार प्यास लगना। जब यहाँ पे क्या हुआ है कि कफ का क्षय हुआ है, यानी कि बात बढ़ा है। बात में तो क्या है कि वायु और आकाश माभूत है, तो वायु भी बढ़ जाता है जी, तो बार बार प्यास लगता है जी, है ना। जैसे जब तेज वायु बहता है जी, वायु क्या है, वैसे तो योग वाही है, गर्मी के दिन में गर्म और ठंड के दिन में ठंड हो जाएगा। तो देखते हैं कि कई बार जब कपड़ा जो है वर्षा में नहीं सूख पाता है तो वायु ही सुखा देता है, तो वायु भी सुखाने का काम करता है, ठीक है। तो प्यास लगना, वायु के कारण बात जब बढ़ जाता है और जब कफ घट जाता है तो बार बार प्यास लगना, देह में दौर्बल्य, निंद्रा का ना आना, ये सब लक्षण है। जब बात बढ़ेगा, वायु का रुक्ष गुण बढ़ेगा, वायु का चल गुण बढ़ेगा तो निंद्रा का नाश हो जाना। तो इस प्रकार से कफ के क्षय का भी लक्षण कहा गया है। इसमें से पहला लक्षण आया है जी, भागवत ने कहा है कफ दोष के क्षीण होने पे पहले चक्कर आएंगे जी, है ना, और आपके स्किन पे क्या आएंगे, ड्राइनेस आएगा, रफनेस आएगा, और आपका जो है चक्कर आएंगे। यानी कि किस लिए चक्कर आएंगे, क्योंकि कमजोरी, दौर्बल्य, है ना, दौर्बल्य यानी कि कमजोरी के कारण। तो दौर्बल्य एवं निंद्रा का ना आना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं कफ के क्षय होने से। इस प्रकार से इंटरनल बर्निंग होगा, है ना, और भी तृष्णा होगा। जो ऊपर जो हमने हिंदी बताया है यही यहाँ पे हमने समझाने का प्रयास किया है। तो क्या है कि नींद भी नहीं आएगी, रात्रि जागरण इस प्रकार से बना रहेगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि वात पित्त कफ। तो आज हमने टॉपिक कवर कर लिया जी, वात दोष के वृद्धि के लक्षण और क्षय के लक्षण। तो ये टॉपिक कवर होना, मतलब ये टॉपिक लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो है क्या है कि अष्टांग हृदयम का 11वां अध्याय का जो है ये टॉपिक है जी, रेफरेंस है। तो क्या है कि ये टॉपिक छूट गया था, यानी कि हमने ध्यान नहीं दिया। एक टॉपिक और बच गया है, कल इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। कल क्या टॉपिक रहेगा, वात पित्त कफ, ऐसा आपने सुना है जी। तो वात पित्त कफ के जो है 62 भेद बताने वाले हैं, टोटल 63 भेद बताएंगे हम, ठीक है। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है ना, चिकित्सा के दृष्टिकोण से कि 63 प्रकार कौन कौन से हैं। वात पित्त कफ के
63 भेद मैं बताने वाला हूँ। और वैसे तो ये असंख्य होते हैं, लेकिन 63 प्रमुख जो है मैं बताने वाला हूँ। तो कल ये अपना टॉपिक रहेगा। इसके बाद अपना ये त्रिदोष यानी कि दोष खत्म करके और अपना अगला जो है सूत्र लेंगे। दोष के बाद धातु पढ़ेंगे, मल पढ़ेंगे। ठीक है जी। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। जी नमस्ते। गुरुजी, एक ही समय के अंदर किसी दोष का कोई एक गुण बढ़ सकता है, एक गुण क्षय हो सकता है एक ही समय में? बिल्कुल, कल समझ में आ जाएगा आपको। ये जो आप पूछे ना जी, कल समझ में आ जाएगा। कल आपको मैं बताऊंगा, यही बताने वाला हूँ कि क्या है कि क्या क्या वृद्धि, कैसे वृद्धि होते हैं। जब बात पित्त कफ के यानी कि बात पित्त कफ के 63 भेद जान जाएंगे ना, तो आपको क्लियर भी बहुत सारे चीज़ें होंगे कि एक साथ में कौन कौन से दोष वृद्धि हो सकता है, कौन कौन से घट सकता है। ठीक है, उसमें है कि दूसरे पुत्र गुरुजी, जैसे एक में आपने बताया निद्रा, इसके अंदर निद्रा नहीं आएगी, फिर दूसरे में बताया इसमें निद्रा नहीं आएगी, तो अपने को पता कैसे चलेगा इसमें भी निद्रा नहीं आ रही, इसमें निद्रा तो वात बढ़ा हुआ है या कब बढ़ा हुआ है? नहीं पता चलेगा हाँ, हाँ, नींद नहीं है। बात बढ़ा है कि कफ बढ़ा है, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? बात बढ़ा है तो नींद नहीं आएगा, कफ बढ़ा है तो नींद आएगा। देखिए हमने ऐसा बताया है, हमने ऐसा बताया। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। हमने ऐसा बताया 2 केस में नींद नहीं आएगा, बात वृद्धि में और पित्त वृद्धि में नींद नहीं आएगा। और हम तीसरी बात बोलेंगे कि कफ क्षय में भी नींद नहीं आएगा। तो कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, मैंने हमने क्या कहा, कफ वृद्धि में नींद आता है और कफ के क्षय में नींद नहीं आएगा, तो एक ही बात हुआ है ना। कफ का क्षय होना, कफ का क्षय होना मतलब क्या? बात की वृद्धि हो जाना, बढ़ना। हाँ, तो यही बात हो गया। लेकिन हाँ, ये आपका प्रश्न ऐसे करना जायज रहेगा कि बात के वृद्धि से नींद नहीं आ रहा है, फिर दूसरा क्या है, पित्त के वृद्धि के कारण नींद नहीं आ रहा, कैसे पहचाने, ये आप कह सकते हैं। हाँ, जी, बिल्कुल। तो बात के वृद्धि में देखिए क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा, है ना। क्या मैं बताऊंगा कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब क्या है कि इसको कैसे पहचाने, है ना। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें मैंने आपको बता भी दिया था, है ना। और भी आगे मैं वैसे ही टॉपिक तो अभी क्लास में नहीं आएगा, हम ग्रुप में ही मतलब व्हाट्सअप कर देंगे, है ना, कि किस महीने में जन्मा हुआ व्यक्ति का जो है प्रकृति कैसी रहेगी, मतलब कि बातज रहेगा, मतलब क्या रहेगा उसमें, कौन सा महाभूत बना रहेगा, प्रधान रहेगा उसका शरीर, ये मैं लिख के भेजूंगा ताकि जो है आपको क्लियर। तो सबसे पहले उसकी प्रकृति निकाल लेनी है। प्रकृति निकालने में बस उसका डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, इसके बाद तुरंत प्रकृति डिसाइड करनी है और सामने जो है उसको देखनी भी है कि हाँ मिल तो रहा है ना, ऐसा। तो ऐसा हमें कर लेना है। इसके बाद जो है हमें पता चल जाएगा कि बात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है। और वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा दुबला पतला और शरीर में रुकता है तो बात के कारण, और यदि क्या है कि और उसकी अग्नि विषम है तो बात के कारण नींद नहीं आ रही है, और यदि क्या है कि उसको भूख बहुत तेज़ लग रही है और चेहरे की अच्छी मैंने ग्लोइंग है, मतलब अच्छी चमक है ना, जैसे मैंने बताया था पित्त में कांति रहता है जी, अग्नि अच्छी रहती है ना। तो अगर ऐसी है, अगर ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा है और उसकी प्रकृति पित्त की है, जैसे मैंने बताया था आपको कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना में जिसका जन्म हुआ है वो क्या है कि पित्त प्रकृति में आएगा जी, है ना। यानी कि तो ऐसे इसको यहाँ से भी आपको मतलब क्या है कि देखनी है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, और अगर क्या है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया तो पित्त में आ जाएगा, और इसकी देख लेनी है कि हाँ इसके चेहरे की ग्लोइंग अच्छी है, चमक अच्छी है, कांति अच्छी है, भूख अच्छी लग रही है, यानी कि पित्त के कारण इसको नींद नहीं आ रही है। समझ में आ गया गुरुजी, धन्यवाद। और यदि मान लीजिए किसी का जन्म जनवरी फरवरी है, मार्च है, तो इसको बात में ले आएंगे, है ना। इसको देखेंगे तो स्किन की पूरी जो है ड्राइनेस रहेगा और शरीर हल्का रहेगा, है ना, इस प्रकार से रहेगा। भूख विषम अग्नि रहेगी और अग्नि मंद रहेगी या विषम अग्नि रहेगी, इस प्रकार से रहेंगे तो कहेंगे बात के कारण नहीं आ रही। तो बहुत सारे केस मतलब ऐसे ऐसे करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया, और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी एक और प्रश्न आया है यूट्यूब पे, हमने कमेंट पढ़ा था कि कैसे पहचाने कि बात का शीत गुण बढ़ा है कि पित्त कफ का शीत गुण बढ़ा है, क्योंकि बात में भी शीत गुण है और कफ में भी शीत गुण है ना। कैसे पहचाने? तो सिंपल है जी, है ना। बात के जब शीत गुण बढ़ेगा तो उसका देखेंगे ना, यहाँ से भी आपको डेट ऑफ बर्थ से भी निकालना है कि प्रकृति क्या है ना, कफ का है या पित्त का है। अच्छा, कफ का है या बात का है, तो डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा, है ना। और
दूसरा है कि उसको जो है बॉडी स्ट्रक्चर से पता चलेगा, और भी उसका रूप रंग देख करके पता चलेगा, है ना। जैसे बात वाला रहेगा दुबला पतला रहेगा, और कफ वाला रहेंगे तो मोटे रहेंगे, है ना। कफ का गुरु गुण बढ़ा रहेगा, कफ का स्निग्ध गुण शीत गुण बढ़ा रहेगा, तब बढ़ेगा कफ का शीत गुण, है ना। बात में क्या है कि दुबला पतला होते हुए भी उनको क्या है कि शीत गुण बढ़ा है तो दर्द होगा, इस प्रकार से रहेगा। और भी कोई साथी का प्रश्न तो रख सकते हैं। अब एक गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है जी, ये हाइट के हिसाब से और उम्र के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, इसका कोई अगर लिस्ट है तो आप दे दीजिए तो अच्छा होता था। जो मेरा एक प्रश्न था, हाँ हाँ, कि अगर हम लोग ऋतु के अनुसार चलते हैं, ठीक है, जैसे आपने कहा अक्टूबर नवंबर में जिनका जन्म है वो पित्त प्रवृत्ति का है, वात प्रवृत्ति का है। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तो आपने अभी कहा जो अक्टूबर नवंबर में जिसका जन्म है वो पित्त प्रवृत्ति का है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में। तो अगर हम लोग ट्रीटमेंट भी उसी आधार पे करें, जैसे कोई हमारे पास पेशेंट आ गया जिनका जन्म अक्टूबर नवंबर दिसंबर में है, तो ये तो मुझे ज्ञात हो गया कि ये पित्त प्रवृत्ति का है। अब उसमें लक्षण जो भी बदलाव हुआ है तो हम लोग पित्त के अनुसार ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये जो हम बताए हैं ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जिनका जन्म हुआ है, उसमें से मैं देख रहा हूँ 90% लोगों का पित्त दोष मिल रहा है जी। और मैंने आपको भी बोल रखा है, सभी को बोल रखा है कि आप सभी का डेट ऑफ बर्थ चेक करिए ना पहले, आप अपना चेक करिए, अपने आसपास फैमिली में चेक करिए, इसी से तो प्रैक्टिस बढ़ेगा कि सच में बोल है कि नहीं है। शास्त्रों में ये बातें हैं तो ये सही है कि नहीं है ना। आप एक प्रमाण दे दीजिए, है ना, तो प्रमाण भी आएगा, है ना, प्रमाण भी लाएंगे, बिना प्रमाण के क्यों हम बोलेंगे। बस क्या है कि इसमें अपना एक दिन में तो क्लास पूरा होना नहीं है, तो कुछ साथी मतलब क्या है यूट्यूब पे अंट संट बकने वाले जिसमें आया है ना कि जब क्या है कि देखिए अंट संट कौन बकता है जी, है ना, बात का जब क्या वृद्धि हो जाता है ना। देखिए यहाँ पे आया है कि बात दोष की जब वृद्धि हो जाती है तो अंट संट बकने लग जाते हैं, यानी कि अपने नहीं देखते हैं, दूसरों की बुराई देखते हैं, दूसरों की अच्छाई नहीं देखेंगे, जो भी थोड़ा बहुत होगा ना उसकी बुराई ही देखेंगे। तो ऐसे ही कि आप तो क्या है कि आप तो क्लास में उत्तर नहीं देते हैं, आप तो क्या है पूरी बताते नहीं हैं, तो एक दिन में क्लास संभव नहीं है ना, इसलिए तो क्लास लंबा चलेगा, है ना। BMS बन रहे हैं 5 साल में, है ना, तो हम कम से कम 5 महीने तो क्लास करें तभी तो पूरी, है ना, सवाल जवाब हो पाएगा। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब पे सुनते हैं कुछ जो अंट जो बकते हैं, मतलब क्या है कि जिनकी बात वृद्धि हम तो मानते हैं उनकी, और ये हीन भावना होते हैं, वैसे व्यक्ति हीन प्रकृति के होते हैं, है ना, अंट संट बकने का कार्य करते हैं। तो छोड़िए ये सब बातों को, अपना टॉपिक बढ़ते हैं। देखिए आपका ऐसा कहना है मृत्युंजय जी कि हम मतलब ये जो हम बताएं ना कंसेप्ट कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले हैं इनके पित्त दोष के गुणों की वृद्धि मिलेगी, आप देखिएगा, है ना। और एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, अभी मैंने एक केस टेकिंग किया था, क्या है कि केस टेकिंग किए हैं, पुणे में रहते हैं और हमारे पास आए, मतलब क्या है कि तो उनका हमने केस टेकिंग किया, हम इनको देख रहे हैं, नाड़ी देखें और भी चीज़ें देखें, बहुत सारी चीज़ें इनको मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन उनकी जो है बल बहुत अच्छा है जी, है ना। और कॉलेज में सब प्रोफेसर है, मतलब पढ़ाने का कार्य करते हैं, कहते हैं हमें कोई दर्द नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। तो हमने पूछा कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, तो उन्होंने जो बताया तब समझ में आया कि जो इनकी जो है ना जो बल अच्छा है जी। तो इनका डेट ऑफ बर्थ मैं भूल गया, देखूंगा मैं तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ग्रुप में डाल देंगे डेट ऑफ बर्थ क्या था। तो जी एक प्रश्न मेरा भी था। हाँ जी गुरुजी एक प्रश्न मेरा भी था। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। गुरुजी जो द्विदोषज प्रकृति होती है ना, हाँ, ये जो द्विदोषज प्रकृति होती है ना, द्विदोषज, हाँ हाँ, इसका कैसे डिसाइड करें गुरुजी, ये कौन से महीने में जन्म लेगा? हाँ तो देखिए द्विदोषज आपने बोला ना, तो सबसे पहले जो है कल हम आपको बताने वाले हैं बात पित्त कफ के 63 भेद बताने वाले हैं। आपने सही पूछा कि एक मतलब क्या, बात पित्त कफ हो गया, फिर बात पित्त बात कफ इस प्रकार से हो जाता है, फिर बात पित्त कफ इस प्रकार से उल्टा सीधा करके जो है 63 भेद होते हैं। कल आपको बताएंगे
क्योंकि कल के ही टॉपिक में हमने रखा है, जो 2 टॉपिक छूट गया तो आज एक कवर हो गया है ना, कल कवर करेंगे। हाँ, तो इसका जो हमने 3 महीना बाद पित्त कफ का हो गया, 3 महीने बाद पित्त कफ का हो गया, और 3 महीना जो बच जाता है ना, वो हो जाता है संधिकालीन प्रकृति। जब क्या है कि जब ऋतुओं का 2 ऋतुओं का क्या होता है, मिलन होता है। जैसे अभी क्या है, अभी तो जैसे शरद ऋतु है मुख्य रूप से, लेकिन 15 दिन के बाद क्या हो जाएगा, या फिर 10 दिन के बाद जो है आपका ऋतु संधि काल आ जाएगा, संधि काल आ जाएगा, है ना। यानी कि शरद ऋतु जाएगा, हेमंत ऋतु आएगा, है ना। यानी कि इस प्रकार से ऋतु का जब संधि, तो उस समय क्या है कि जन्म लिए हुए अपने देश में क्या है 3 प्रमुख काल है जी। ऋतु तो 6 हैं, लेकिन 3 प्रमुख काल है। पहला है शीतकाल, दूसरा है वर्षा, है ना, काल, तीसरा है ग्रीष्म काल। तो ग्रीष्म काल, शीतकाल, वर्षा काल। पहले मान के चलिए कि अभी जो है वर्षा काल ख़त्म हुआ है, तो आगे शीतकाल आएगा, शीतकाल के बाद ग्रीष्म काल आएगा, ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल आएगा। तो इस प्रकार से आप समझिए। तो वर्षा काल में क्या है कि वर्षा काल में भी 2 ऋतु मान लीजिए, और ग्रीष्म काल में 2 ऋतु मान लीजिए, और 2 ऋतु शरद ऋतु, 2 ऋतु जो है शीत ऋतु मान लीजिए। तो इस प्रकार से आपका 6 ऋतु हो जाती है भारत में। ठीक है, ठीक है। चलिए ना, आपका जो प्रश्न है ना कल क्लियर होगा। क्या है कि जो 200 के तरतम भेद से 63 भेद होते हैं, जो आपने अभी कहा ना, द्विदोषज, त्रिदोषज, है ना, वो सब कल आएगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, समय भी हो गया है और आज का टॉपिक भी क्लियर हो गया है। क्या है कि अगर टॉपिक और मैं भेज देता तो इसको भी क्लियर ही कर देते, है ना, भात पित्त कफ के 63-64 भेद। चलिए कोई बात नहीं, डिस्कशन हो गया क्लास के अंत में, तो ये भी सही रहा। तो और भी कोई साथी का प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। शंभुनाथ सिंह जी। गुरु जी। जी 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 गुरु जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हम पंचकर्म में तो जानते ही नहीं, पंचकर्म करते ही नहीं, लेकिन हमारा क्लिनिक है, उसमें जो क्रिएटिन लेवल है एक पेशेंट का, हाँ, वो 6 से ऊपर हो गया था। उसमें मैंने पुनर्वादी काढ़ा दिया, बोक्सोरादी काढ़ा दिया, शाटोडियर्क दिया, सिकेटी दिया और चंद्र प्रभावती दिया। और एक दवा होती है अमृत पुष्प, उसमें लूनी की भाजी आती है, मगा नक्षत्र का पानी आता है और कुछ दवाई आती है। तो उसने लगभग हमारा 3रा कोर्स चलता है, तो उसका क्रिएटिन लेवल 3 से भी नजदीक आ गया। तो सही बात है। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है कि जो आपका ये समस्या ठीक हुआ ना, पेशेंट का क्रिएटिन लेवल कम हुआ है, तो ये सुख साध्य था, इसलिए कम हो गया, बहुत जल्दी कम हो गया, और सिंपल योगों से कम हो गया, पुनर्नवा, गोखरू आदि से कम हो गया। तो क्या है, रोगी का जो है जो रोग है ना, यानी कि रोग जो है कमज़ोर होगा, रोगी बलवान होगा। आप इसका डेट ऑफ बर्थ भी चेक करिए, ठीक है इसका। हाँ, उसका 2 किलो वजन भी बढ़ गया, और खान पान में हमने वेले का साग भाजी खाने को किया है। अच्छा, तो देखिए क्या है कि इनका जो रोग होगा सुख साध्य होगा, यानी कि रोगी बलवान होगा, और रोग ज़्यादा फैला नहीं होगा, लंबे समय से नहीं होगा। हम जिस पेशेंट का केस टेकिंग कर रहे थे पिछले 6 सालों से या फिर बचपन से, मतलब हाँ गुरुजी, वो 5 साल से एलोपैथी दवा लेता था, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और हमारे 2 महीने की दवा से इतना फर्क हो गया। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो अच्छा रहा, है ना। आप इसका डेट ऑफ बर्थ भी ले करके और ग्रुप में डालिए, है ना, लिखिए कितने साल का है, और इसकी प्रकृति फिर इसका देखिए, या फिर मैं अभी, है ना, बताने ही वाला हूँ। क्योंकि ऐसे जो है मैं आपको बताता हूँ, किडनी पेशेंट के ऐसा है कि किडनी बनता किससे है जी, तो क्या है कि बताया गया है रक्त और मेद के प्रसाद भाग से बनता है ना। तो क्या है कि इनका रक्त धातु मेद धातु विकृत होता है, तो क्या है कि इनका जो है रक्त और मेद धातु के पोषण से, मैंने पोषण जितना अच्छा दे पाएगा रक्त और मेद, उतना ही अच्छा उनका वृक्क होगा। तो क्या है, रक्त और मेद धातु को विशेष रूप से यहाँ पे ठीक करना होता है, बलवान करना होता है, शोधन करना होता है।
तभी जो है इनका किडनी स्वस्थ हो पाता है ना। तो इनका रक्त धातु में ही विकृति है, ठीक है। तो देखेंगे इनका डेट ऑफ बर्थ जब निकालेंगे ना, तो इनका देखेंगे कि तो इनका जो है रक्त धातु का निर्माण ही गलत समय पे हुआ होगा, है ना। तो इस कारण से इनकी समस्या बनेगी, है ना। कई पेशेंट हमको भेजते हैं। ज़्यादातर इनका भी जो डेट ऑफ बर्थ होगा ना, यही होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी ही होगा, ठीक है जी। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, और कोई पूछना चाह रहे थे कुछ? चलिए ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक समाप्त हो गया है। वात पित्त कफ के वृद्धि और क्षय के लक्षण क्लियर हो गया है। तो ये टॉपिक अपने सिलेबस में और जोड़ देंगे। क्या है कि और कल का भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ जोड़ करके और भी एक बार भेजेंगे। हर बार जो है जोड़ना पड़ता है इसमें कुछ ना कुछ जो है, क्योंकि सिलेबस जो है क्या है कि बना है जो है ना। तो मान के चलिए कि हमने जो इससे पहले के जितने भी क्लास हुआ है तो उसमें तो विशेष रूप से कोई विशेष प्रकार का सिलेबस नहीं तैयार किए थे। ये अपना आप लोग का फर्स्ट बैच है, जिसमें क्या है कि हम लोग इतने अच्छे तरह बना करके सिलेबस भेजे हैं। और जब अगले नए बैच होगा तो उन लोग को और अच्छा हो जाएगा, है ना, अच्छे से कर पाएंगे। तो अब जो है अपना जो टॉपिक होगा, है ना, क्या बढ़ेगा। और 2 उसके बाद हम लोग धातु पढ़ेंगे, है ना। धातु का टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही चिकित्सा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है जी। धातु का, है ना। तो धातु को भी जो है कैसे जो है क्षय वृद्धि होता है ना, धातु का देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी भी बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।